नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी विज्ञान की प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 15 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और आज के इस एपिसोड नंबर 15 के बाद आपका यह जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त हो जाएगा। कल हमने एपिसोड नंबर 14 में नियंत्रण एवं समन्वय से 20 प्रश्नों को देखा था। आज हम 21 प्रश्नों को देखेंगे और ये टोटल 41 प्रश्न के बाद आपका यह जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय ये समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंस की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से क्लास 10th एनसीईआरटी में आपके 7 चैप्टर आज पूरे हो जाएंगे। 7वां चैप्टर ये आपका नियंत्रण एवं समन्वय पूरा हो जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो 7 के बाद आपके कुल 6 चैप्टर और बचेंगे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी में कुल 6 चैप्टर और बचेंगे और इन 6 चैप्टर्स के जो प्रश्न रहेंगे ये आपके हम होली के बाद स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो आज होली से पहले की ये आखिरी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों का सहयोग रहेगा। तो आज आपकी जो है आखिरी क्लास है होली से पहले। कल आपका क्लास नहीं होगा, 13 और 14 को ऑफ रहेगा। 15 को हम वापस आएंगे एंड देन वहाँ से आपको हम अपडेट कर देंगे। अगर शाम में इवनिंग में पॉसिबल होगा तो इवनिंग में आपको क्लास हम स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर 16 तारीख से जैसे भी संभव होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो 13 और 14 को आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। 15 को जिस तरीके से हम अवेलेबल रहेंगे आपको हम मॉर्निंग में अपडेट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कल और परसों आप लोगों की जो है एक हिसाब से क्लासेस ऑफ रहेंगी और यहाँ पर आपके 6 चैप्टर्स और बच रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी में। तो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में 6 चैप्टर्स और बच रहे हैं, इनको हम 6 एपिसोड में और कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल आपके जो है 6 एपिसोड में ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा बड़े चैप्टर्स ये नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी महीने हम आपका कोशिश करेंगे कि इसी महीने आपका जो 9th क्लास का एनसीईआरटी साइंस है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो 9th एनसीईआरटी साइंस इस मंथ कंप्लीट हो जाए, इस पर भी हमारा जोर रहेगा। साथ में होली के बाद आपकी जो है ईबीएस की जो क्लासेस हैं, ईबीएस एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये भी हम स्टार्ट करेंगे होली के बाद। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अध्याय नंबर 7 का पार्ट 2 है। कल हमने 20 प्रश्नों को देखा था, आज 21वां नंबर का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर उभार वाली संरचना है जो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कठोर उभार वाली संरचना है जो मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम कशेरुक दंड कहते हैं, फिर है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, फिर है शोल्डर कंधा। क्या आंसर होगा 21 नंबर प्रश्न का? तो अगर हम बात करें एक कठोर उभार वाली संरचना जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड। और साथ में वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड को हम जो है रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी ही के लिए एक यहाँ पर टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रीढ़ की हड्डी कहते हैं इंग्लिश में बैकबोन। तो चाहे आपको रीढ़ की हड्डी बोले, बैकबोन बोले, कशेरुक दंड बोले, वर्टिब्रल कॉलम, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मेरुरज्जु के लिए मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम करता है या कशेरुक दंड कहता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी या बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का कार्य है? तो ये प्रश्न हमने कल भी देखा था, मिलता जुलता प्रश्न हमने कल भी देखा था। तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? द्रव्य स्थानांतरण, लिक्विड ट्रांसफर, श्वसन नियंत्रण, रेस्पिरेटरी कंट्रोल, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या काम होता है मेरुरज्जु का, स्पाइनल कॉर्ड का? तो राइट आंसर यहाँ पर है सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये काम होता है, फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का या मेरुरज्जु का। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ये आपका एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न, तो वहाँ से हमने लिया है। क्लास में ही आपको जो क्लास का जब चैप्टर्स चलते हैं तो चैप्टर्स के बीच में कुछ प्रश्न होते हैं, वहाँ से हमने ये प्रश्न लिया है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। क्या आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का? तो 23 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क जो है ये ब्रेन का पार्ट है जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम, स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, मेंटेन करता है। अगला प्रश्न है, छुई मुई का पौधा
किस परिवार फैमिली से संबंधित है? तो छुई मुई का पौधा आपको बताना है किस परिवार से फैमिली से संबंधित है। मिमोसा फैमिली से, एस्ट्रेसिए फैमिली से, लेग्यूम फैमिली से। क्या आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का? तो छुई मुई का जो पौधा है जिसको हम टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, संवेदी प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट हम इसको बोलते हैं, छुई मुई का पौधा बोलते हैं। ये जो है बात करें एनसीईआरटी में दिया गया है, मिमोसा फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके अलावा बात करें छुई मुई के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिमोसा पुडिका। तो याद रखिएगा छुई मुई का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका होता है और ये मिमोसा फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो यह प्रश्न इस बार 6 से 8 में जीएस पार्ट सेकंड में जो 40 नंबर के साइंस के प्रश्न आते हैं वहाँ से टीआरई 3 में पूछा गया था री एग्जाम में। तो प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? और यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्लांट्स अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू, पहला है मूलाग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट रूट टिप्स। प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट शूट टिप्स। प्ररोह के छायाधार भाग की ओर, यहाँ भाग कर लीजिएगा, तो प्ररोह के छायाधार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स शेडी साइड ऑफ शूट। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा 25 नंबर प्रश्न का? ये हमने आपको 3000 की इस प्लेलिस्ट में भी कराया है, दूसरे नंबर पे ही वीडियो है ये, दूसरे या तीसरे नंबर पर। तो प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का जो मुख्य कारण होता है वो होता है प्ररोह के छायादार भाग की ओर, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स शेडी साइड ऑफ शूट। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो प्रश्न लिया गया है ये आपका इस चैप्टर में जहाँ पर आपको ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में जानकारी दी गई है, ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में जहाँ पर आपको जानकारी दी गई है उसी पैराग्राफ में आपको ये लाइन मिल जाएगा, ये प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न का। और यहाँ पर है कि जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तब ऑक्सीजन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो यह जो एक्सप्लेनेशन आपका एनसीईआरटी में दिया गया है और यहीं से आपका यह जो प्रश्न है वो लिया गया था। तो जब भी पादप पर एक ओर से प्रकाश आएगा तो ऑक्सीजन विसरित होकर डिफ्यूज होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में दूसरे साइड में चला जाता है। चलिए वापस से प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण होता है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एनसीईआरटी से ही हूबहू लाइन बाय लाइन ये प्रश्न लिए गए हैं आपके लिए। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि किसका उदाहरण है? जियोट्रॉपिज्म का, केमोट्रॉपिज्म का, रसायनुवर्तन का, हाइड्रोट्रॉपिज्म का, जलानुवर्तन का। तो क्या आंसर होगा ए बी सी में से? 26 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, ये एग्जाम्पल है केमोट्रॉपिज्म का, एनसीईआरटी में दिया गया आपका। और रसायनुवर्तन इसको हिंदी में कहते हैं, याद कर लीजिएगा, और मे भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोह के शूट के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। क्या आंसर होगा 27 नंबर प्रश्न का? तो अगर इस प्रश्न की बात करो, प्ररोह शूट के अग्रभाग में या टिप में, शूट के टिप में जो संश्लेषित होता है, बनता है पादप हार्मोन जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी ये हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है? ऑक्सिन का हमने देखा कि जो शूट टिप होता है, शूट टिप होता है यानी कि प्ररोह के अग्रभाग में वृद्धि करता है, प्ररोह के अग्रभाग में वृद्धि करता है, शूट टिप में वृद्धि करता है। लेकिन यहाँ पर तने में वृद्धि करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपसे स्टेम की बात पूछा जा रहा है कि स्टेम के वृद्धि में, स्टेम के ग्रोथ में, तने की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है ऑक्सिन की तरह? साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन। क्या आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पर अगर बात करें ऑक्सिन की तरह पूछा गया तो ऑक्सिन की तरह ऑक्सिन तो होगा नहीं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप इस तरीके से।
और यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जिबरेलिन। तो जिबरेलिन जो है अगर हम बात करें इस तरीके से लिखा जाएगा हिंदी में, जिबरेलिन इस तरीके से। तो साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन। तो साइटोकिनिन यहाँ पर आंसर नहीं होगा। अभी अगला प्रश्न इसी के बारे में। जिबरेलिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिबरेलिन का काम क्या होता है? तो जिबरेलिन का काम होता है तने में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है? और अगर हम बात करें तो आपका हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, पीआरटी में भी पूछा गया था। साथ में जो है बात करें तो ये 6 से 8 में साइंस में भी पूछा गया था प्रश्न, और हमने इससे रिलेटेड आपको टीआरई 3 से पहले शॉर्ट्स भी कराया था। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हमारे टीआरई 3 से पहले जो हमने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस कराए थे 1 मिनट के, वहाँ से लगभग जो है 5 से 7 प्रश्न डायरेक्टली आए थे। बाकी कंटेंट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आए ही थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी पर आधारित अगर आप स्टडी करते हैं या एससीईआरटी कह लीजिए बिहार के संदर्भ में, तो आप जो है एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपके रेंज में रहेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छा हो रहा होगा। कई बार थ्योरी आपको समझ में नहीं आता, प्रश्न के माध्यम से आपको समझना आसान हो जाता है। प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है? तो यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन इंग्लिश में साइटोकिनिन और इंग्लिश में ही सेल डिवीजन। तो साइटोकिनिन सेल डिवीजन, सी फॉर सी याद कर लीजिए। साइटोकिनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकिनिन की बात करें तो साइटोकिनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। इसलिए यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर कोशिका विभाजन तीव्र होता है। और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहाँ पर तेज होता है, फास्ट होता है? तो ये फलों और बीजों में। तो फलों और बीजों में ज़्यादा तेजी से होता है कोशिका विभाजन। इस वजह से को फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में साइटोकिनिन पाया जाता है। तो साइटोकिनिन का काम क्या हो गया? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, सेल डिवीजन को प्रेरित करना। कहाँ पर पाया जाएगा? फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो वृद्धि का संदमन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है, यानी ग्रोथ को इनहिबिट करता हो ऐसा हार्मोन, प्लांट हार्मोन? ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक अम्ल है? क्या आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का? एब्सिसिक एसिड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एब्सिसिक एसिड। तो 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड जो होता है ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। पादप हार्मोन ऐसा होता है जो वृद्धि का संदमन करता है, यानी जो वृद्धि हो रही होती है उसको रोकता है। तो ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन, तो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन उन पादप हार्मोन के उदाहरण है जो वृद्धि में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? वृद्धि में, ग्रोथ में सहायता करते हैं। ऑक्सिन का काम है, जिबरेलिन, साइटोकिनिन ये ग्रोथ हार्मोन है। एक हिसाब से प्लांट हार्मोन में ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि वाले हार्मोन है। लेकिन अगर हम बात करें एब्सिसिक अम्ल की, तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? वृद्धि का संदमन करता है, वृद्धि को रोकता है और पत्तियों का मुरझाना इनके प्रभाव से सम्मिलित है। तो ध्यान रखिएगा कि पत्तियों का मुरझाना है इनके प्रभाव में सम्मिलित है, यानी कि एब्सिसिक अम्ल का जो है इंडिकेशन होता है कि पत्तियों का मुरझाना किसके वजह से होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के वजह से। इसे हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं। पादप में, प्लांट्स में तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय पादप हार्मोन है? गैसीय पादप हार्मोन आपको बताना है। गैसियस प्लांट हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, एथिलीन। क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो बात करें गैसीय पादप हार्मोन की, तो गैसीय पादप हार्मोन का उदाहरण है एथिलीन। तो ध्यान रखिएगा, गैसीय पादप हार्मोन का उदाहरण है एथिलीन। और गैसीय पादप हार्मोन एथिलीन के वजह से जो फल हैं वो पकते हैं। तो जो फल पकते हैं किसकी वजह से पकते हैं? तो एथिलीन के वजह से। फलों को पकने में ये सहायता करता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फलों को पकने में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा या गैसीय पादप हार्मोन कौन सा? तो आपका आंसर एथिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है।
यकृत लीवर से, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, अग्नाशय पैनक्रियास से। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्लास के लास्ट में हम एक बार फिर से आपको हार्मोन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का टेस्ट चल रहा है। आप देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते, कमेंट कीजिएगा। इसलिए हम लास्ट में आपको जितनी भी बेसिक चीज़ें जो हमने थ्योरी क्लास में आपको बताई, दोबारा से रिपीट कर देंगे आज ही क्लास में। तो यहाँ पर बात करें एड्रेनलिन हार्मोन, तो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो नाम में आप देख लीजिए, आपको नाम से यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो एड्रेनल ग्लैंड होता है जिसको हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ान या भय हार्मोन है। फ्लाइट एंड फियर हार्मोन, उड़ो या लड़ो हार्मोन, किसको बोलते हैं, उड़ो या लड़ो हार्मोन, या उड़ान या भय हार्मोन, फ्लाइट या फियर हार्मोन किसे कहते हैं हम, एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरोन, लैक्रिमल। क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो बात करें लैक्रिमल का, तो लैक्रिमल तो ग्रंथि है, ग्लैंड है। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये आंसर आपका नहीं है। राइट आंसर क्या है 33 नंबर प्रश्न का, एड्रेनलिन हार्मोन। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर एड्रेनलिन हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो यह जो है सीधा रुधिर में स्रावित होता है। और ऐसे हार्मोन जो सीधा रुधिर में स्रावित होते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, जो जिन ग्रंथियों के माध्यम से ये स्रावित होते हैं उन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे एड्रेनलिन की बात करें तो ये एड्रेनल ग्लैंड से अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अभी हम आगे लास्ट में देखेंगे भी। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ऐसे हार्मोन सीधे रुधिर में, ब्लड में डायरेक्टली डिफ्यूज किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी खासियत होती है। और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, हृदय सहित या लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन जब भी एक्टिव होगा हृदय की धड़कनें बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहे हैं और अचानक से फ्लाइट बहुत ऊंची गई, अचानक से आपको बेचैनी होने लगी, तो आपका जो बेचैनी हो रही किस हार्मोन की वजह से हो रही, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। तो एड्रेनलिन हार्मोन दो तरफा होता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कई बार जो है आप बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। जैसे अभी इंडिया ने मैच जीता था, फाइनल जीता था चैंपियंस ट्रॉफी का, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जीतने के बाद आप में से कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए होंगे, आपने इजहार भी किया होगा। तो एड्रेनलिन हार्मोन उस टाइम आपके अंदर जो है बहुत तेज हो गया होगा, ये कहने का मतलब है। और हमारी जो पेशियां होती हैं, पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के लिए जो है ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय, मेटाबॉलिज्म का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। क्या राइट आंसर होगा 34 नंबर प्रश्न का। तो 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, उसको नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित कौन करता है, तो अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि को हम इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थायरॉक्सिन से थायराइड ग्लैंड मैच कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में नाम अलग है, अवटु ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो आयोडीन आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बनना है तो आयोडीन जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कौन से हार्मोन बनने के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी तो संभावना है कि हम ग्वाइटर या घेंगा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यह होता है ग्वाइटर या घेंगा रोग। ध्यान रखिएगा, ग्वाइटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। और इस बीमारी का एक लक्षण क्या होता है, फूली हुई गर्दन। तो गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, आयोडीन की कमी से होता है ये। थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, इस वजह कम मात्रा में सिक्रीट हो पाते, इसलिए ग्वाइटर या घेंगा रोग हो सकता है अगर आयोडीन की कमी होगी हमारे आहार में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कौन सी ग्रंथि है, कौन सा ग्लैंड है जिससे ग्रोथ हार्मोन स्रावित होते हैं, सिक्रीट होते हैं। और यदि बाल्यकाल में यानी बचपन में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी किसी बच्चा या बच्ची में, तो वो जो है क्या हो जाएगा, आगे चलकर बौनापन, ड्वार्फिज्म का शिकार हो सकता है, कारण बनता है। तो यहाँ पर बौनापन या ड्वार्फिज्म होता क्या है कि मान लीजिए अगर एवरेज हाइट जो है किसी की, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 5.5 फीट है एवरेज हाइट किसी क्षेत्र में, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वहाँ पर कोई जो है 4 से लेकर जो है
4 के आसपास अगर किसी की हाइट, एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए जहाँ पे 5.5 हाइट के लोग ज़्यादा, मान लीजिए लड़कों का ले रहे हैं, तो जहाँ पे अगर कोई 4-4.5 फीट हाइट के आसपास अगर कोई है तो वो हम उसको बौनापन या डॉर्फिज्म की कैटेगरी में ऐसे रख सकते हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा क्यों होता है कि 5.5 हाइट थी और किसी एक की जो हाइट वो 4-4.5 के बीच में रह गई? तो इसका कारण क्या होता है? ये होता है जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित नहीं हुआ, और किस ग्रंथि से? और बाल्यकाल में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, यानी इस ग्रंथि के निकलने वाला जो हार्मोन है, जो कि वृद्धि हार्मोन है, अगर उस वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हाइट कम रह जाएगी, बौनापन या डॉर्फिज्म हो जाएगा। चलिए, ये कोई बीमारी नहीं है, बट यह है कि इस वृद्धि हार्मोन के कम स्रावण के होने की वजह से ऐसा होता है। तो आंसर क्या होगा? अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बात करें यहाँ पर वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है बाल्यकाल में, जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर जो है बाल्यकाल में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, इसके द्वारा ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले, सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन की कमी हो जाएगी तो बौनापन या डॉर्फिज्म हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉइड हार्मोन का उदाहरण है? चलिए, एस्टेरॉइड हार्मोन का यहाँ पर आपको उदाहरण देखना है। एस्टेरॉइड हार्मोन का आपको उदाहरण बताना है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है। क्या आंसर होगा? एस्टेरॉइड हार्मोन का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है डी, एक से अधिक, या कहें तो उपरोक्त में से सभी, सारे यहाँ पर आंसर है। तो ए बी सी तीनों ही एस्टेरॉइड हार्मोन का उदाहरण है। एस्टेरॉइड हार्मोन का उदाहरण पता करने का आसान सा तरीका है कि आपको जो है जो यहाँ पर इस तरीके से देखना है कि इंग्लिश में देख लीजिए चाहे हिंदी में देख लीजिए। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको ये वर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे किसी ना किसी रूप में, 1-2 लेटर मिसिंग भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर STRO मिल गया, STRO मिल गया, यहाँ पर देखेंगे तो स्टेरो मिल गया, यहाँ पर देखेंगे आप तो स्टेरो मिल गया। इस आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ई मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। STRO भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस हार्मोन में STRO या स्टेरो शब्द आ जाते हैं, ऐसे हार्मोन को हम एस्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं, और इसी वजह से इनके नाम में ये लेटर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, हिंदी में स्ट्रो कर लीजिए या स्टेरो कर लीजिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो थायराइड स्टेरॉइड हार्मोन पता करने का ये आसान सा तरीका है। स्टेरॉइड हार्मोन से संबंधित प्रश्न आपको TRE 2 में TGT साइंस में पूछे गए थे, TGT साइंस में आपको सवाल पूछे गए थे। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर डी है, एक से अधिक, यानी ABC तीनों यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय पैनक्रियास में होता है जो रुधिर में शर्करा स्तर, ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको नियंत्रित करने में सहायता करता है? तो अग्नाशय पैनक्रियास में किस हार्मोन का जो है उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करता है? इंसुलिन हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन या वैसोप्रेसिन? क्या आंसर होगा 37 नंबर प्रश्न का? तो 37 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, किस हार्मोन के उत्पादन की वजह से ऐसा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, एक्चुअली में कौन करता है? तो आइलेट ऑफ लैंगरहांस के बीटा कोशिका के द्वारा। तो आइलेट ऑफ लैंगरहांस के बीटा सेल्स के द्वारा या आइलेट ऑफ लैंगरहांस के बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है, या पैनक्रियास में अग्नाशय में उपस्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा, पैनक्रासे ग्रंथि है, और पैनक्रियास या अग्नाशय जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, इस ग्लैंड के अंतर्गत इंसुलिन हार्मोन का स्राव आइलेट ऑफ लैंगरहांस के बीटा कोशिका के द्वारा किया जाता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की बात करें, यदि इंसुलिन हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है, अगर ऐसा केस हो जाता है कि उचित मात्रा में इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो रुधिर में जो शर्करा स्तर होगा, ब्लड शुगर लेवल होगा, वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? तो अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेगी, डिटेक्ट कर लेगी, यानी कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका, जो अभी हमने देखा था आइलेट ऑफ लैंगरहांस की बीटा कोशिका, इसको संसूचित कर लेगी, पता लगा लेगी कि अग्नाशय मतलब यहाँ पे उचित मात्रा में इंसुलिन जो है स्रावित नहीं हो रहा है, शर्करा स्तर बढ़ गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? उसकी अनुक्रिया में, यानी उसके जवाब में अधिक इंसुलिन स्रावित करेगी। तो अधिक इंसुलिन यहाँ पर स्रावित करेगी इस केस में, जब भी क्या होगा? रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाएगा, जब भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो इसकी अनुक्रिया में इंसुलिन अधिक स्रावित करेगी अग्नाशय की बीटा कोशिका। अगला प्रश्न आपका NCERT एक्सरसाइज से, और यही प्रश्न जो है आपको TRE में पूछा भी गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एक्सरसाइज से लिया गया प्रश्न था TRE 3.0 में।
तो इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, साइटोकिनिन, क्या आंसर यहाँ पर है? तो पादप हार्मोन कौन सा यहाँ पर है? तो पादप हार्मोन एक ही है, साइटोकिनिन। बाकी हमने देखे हैं ऊपर प्रश्न में, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स के अलावा जो है बात करें साइटोकिनिन्स है। इसके अलावा हमने एब्सिसिक अम्ल देखा है, तो एब्सिसिक अम्ल 4 ये देखें। इसके अलावा 5वां कौन सा देखा था? गैसियस प्लांट हार्मोन, कौन सा था वो? इथाइलिन। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित ग्रंथियों, मिक्स ग्लैंड के उदाहरण है? तो मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण कौन है? मिक्स ग्लैंड के कौन उदाहरण है? 39 नंबर प्रश्न देखिए, अग्नाशय, पैनक्रियास, वृषण, टेस्टिस, अंडाशय, ओवरीज। तो टेस्टिस जो है पुरुषों में, अंडाशय ओवरीज महिलाओं में, अग्नाशय तो सभी में पाया जाता है। क्या आंसर होगा मिश्रित ग्रंथि का? मिक्स ग्लैंड का। तो मिक्स ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से भी काम करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी काम करें, और एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करें। तो यहाँ पर बात करें अग्नाशय, पैनक्रियास, वृषण, टेस्टिस, अंडाशय, ओवरीज, ये सारे के सारे जो है मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण। आपने इससे पहले अग्नाशय पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि टेस्टिस और ओवरीज भी मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण हैं। परीक्षा दृष्टि से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी आपका आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, या वैसे भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, एक ही सवाल हो जाएगा दोनों। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछे या नॉर्मली पूछे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो एक ही है, और वो कौन है? 40 नंबर प्रश्न में लीवर। तो यकृत या लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और यकृत लीवर वास्तव में कौन सी ग्रंथि है? तो ये बहिस्रावी ग्रंथि है। और वास्तव में जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो, चाहे बहिस्रावी ग्रंथि हो, इंडोक्राइन ग्लैंड हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, लीवर या यकृत जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है सभी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है? तो ये प्रश्न आपका TRE 3 में पूछा गया था, PRT में। पीयूष ग्रंथि, थोड़ा हमने ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि ये उदाहरण है अंतःस्रावी ग्रंथि के, अंतःस्रावी ग्रंथि के। लैक्रिमल ग्रंथि यहाँ पर बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। लैक्रिमल ग्रंथि की बात करें तो ये पाया कहाँ जाता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है, लैक्रिमल ग्लैंड, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये जो है लैक्रिमल ग्रंथियाँ आंसू बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं जो प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होती हैं। तो नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होती हैं लैक्रिमल ग्रंथियाँ, लैक्रिमल ग्लैंड्स, और इनके वजह से हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं अचानक से, वो किसके वजह से आते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथियों के द्वारा जो है यहाँ पर सिक्रीशन किया जाता है। तो इनको हम टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं, यानी आंसू बनाने वाली ग्रंथियाँ भी कहते हैं या टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण आप देख लीजिए, फिर हम जो है जो बेसिक चीज़ें हैं ग्लैंड से रिलेटेड, जिन अभ्यर्थियों को क्लियर नहीं है उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको NCERT में फिगर दिया गया है, मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नर और मादा के केस में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन दोनों में पाए जाते हैं, नहीं पुरुष और महिला दोनों में पाए जाते हैं। तो पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दोनों में पाया जाता है। अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, परावटु ग्रंथि, पैराथाइड ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, ये जो है अगर हम बात करें तो ऊपर के जितने भी आप यहाँ पर ग्लैंड देख रहे हैं, ग्रंथियाँ देख रहे हैं, महिला पुरुष दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर अग्नाशय और अधिवृक्क ग्रंथि की। एड्रिनल ग्लैंड महिलाओं में भी पुरुषों में भी पाए जाते हैं। अग्नाशय महिला पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो चेंज होता है, बदलता है, वो क्या होता है? तो पुरुषों में वृषण पाया जाता है, पुरुषों में वृषण पाया जाता है, और महिलाओं में ओवरी पाया जाता है या अंडाशय पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं में अंडाशय, पुरुषों में वृषण। तो यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी ये फर्क होता है, बाकी सब सेम रहता है। और ये सभी सारे के सारे आप जो हार्मोन यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रंथियाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो ग्रंथियाँ किसके उदाहरण है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अब हम देख लेते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में अंतर क्या होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रंथि की बात करें, ग्लैंड की बात करें, ये किसके बने होते हैं? तो ये उपकला ऊतक, रट लीजिए, याद कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो ग्रंथि या ग्लैंड्स जो होते हैं, जिनको हम गांठ कहते हैं के हिसाब से, ये गांठ के रूप में होती हैं। तो ग्रंथि या ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक से बने होते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रंथि का काम क्या होता है? रसायन का स्राव, और इसमें भी दो प्रकार से, हार्मोन और एंजाइम का।
एंजाइम का काम होता है भोजन के पाचन क्रिया में सहायता करना, बाकी हार्मोन का काम समन्वय और नियंत्रण से संबंधित होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वही चैप्टर हम देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न भी हम देख रहे हैं। तो ग्रंथि की बात करें, यहाँ पर ग्रंथियाँ, यहाँ पर बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बात करें पैनक्रियास, अग्नाशय, और जो मिक्स ग्लैंड होते हैं ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण आपको पैनक्रियास याद रखना है। पैनक्रियास, अग्नाशय के अलावा हमने और क्या उदाहरण देखे हैं मिश्रित ग्लैंड के? तो हमने वृषण देखा है, पुरुषों में टेस्टस देखा है, और महिलाओं में जो है बात करें तो अंडाशय जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन ग्लैंड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो कि कैसे हार्मोन है तो कैसे ग्रंथियाँ तो मिश्रित ग्रंथियाँ, मिक्स ग्लैंड के उदाहरण हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियों की। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिका युक्त ग्रंथि होती हैं, यानी डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, यानी ये अपना जो सिक्रीशन करेंगे वो एक डक्ट के माध्यम से, डक्ट को आप एक पाइप समझ सकते हैं, कोई एक पाइप समझ सकते हैं कि इस पाइप के अंतर्गत जो है ट्रांसपोर्ट होगा, जो सिक्रीशन होगा। तो नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं, डक्ट ग्लैंड्स के माध्यम से, यहाँ पर डक्ट के माध्यम से जो ग्लैंड होते हैं अपना सिक्रीशन करते हैं, और ये अपना जो स्राव है ये टारगेट अंग तक भेजेंगे। किसके माध्यम से? डक्ट्स के माध्यम से। शरीर के अंदर डक्ट्स बने होंगे, एंजाइम का अधिक मात्रा में स्राव करते हैं। उदाहरण यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के यहाँ पर आप उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से हैं। यकृत है, लीवर है, लार ग्रंथि जो सलेवरी ग्लैंड्स होता है, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, साथ में स्तन ग्रंथि जिनको हम मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, फिर लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये सारे जो ग्रंथियाँ या स्वेद ग्रंथि, तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? तो ये सारे उदाहरण हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाह्यस्रावी ग्रंथियों के। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के यहाँ पर आपको उदाहरण ध्यान रखना सामने आपके हैं। फिर हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, यानी ऐसी ग्रंथियाँ होती है जिनमें डक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये अपना जो स्राव है, सिक्रीशन है, सीधे ब्लड में छोड़ती हैं, टारगेट अंग तक नहीं ले जाएंगी, ब्लड में छोड़ देंगी। ब्लड के माध्यम से जो है पूरे शरीर को ये अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, जैसा जो है हार्मोन का फंक्शन होगा उस हिसाब से। तो ये हार्मोन का स्राव करते हैं। तो आप समझ लीजिए बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ किसका स्राव करती हैं? तो ये स्राव करती है एंजाइम का, एंजाइम का अधिक मात्रा में स्राव करेंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसका स्राव करती हैं? ये हार्मोन का स्राव करती हैं। फिर उसी प्रकार से मिश्रित ग्रंथियाँ क्या करेंगी? हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करेंगी। यही फर्क होता है। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रंथियों के बारे में क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें ओवरऑल इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड में, सभी में, अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों में, तो लीवर है, यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय, पैनक्रियास। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय या पैनक्रियास जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो वो है थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्लैंड या अवटु ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। फिर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय, पैनक्रियास है, साथ में वृषण यानी कि टेस्टिस और ओवरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसको हम बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है या पीनियल बॉडी ग्लैंड होता है, ये जो है सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। ग्रंथियों में ग्रंथि किसको बोलते हैं? ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं परावटु ग्रंथि को। परावटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। पहले आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, फिर पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा, यानी थायराइड के ऊपर थायराइड, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ग्रंथियों में ग्रंथि, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स, तो ये हो जाएगा परावटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। लैंगिक जैविक घड़ी किसको कहते हैं? तो लैंगिक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, यहाँ पर सेक्सुअल क्लॉक किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। तो पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है लैंगिक जैविक घड़ी को बॉडी के। इसके अलावा मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? आंसर है हाइपोथैलेमस। शरीर का थर्मोस्टेट कौन किसे कहते हैं? शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान का नियमन करने का जो काम है वो हाइपोथैलेमस का है, कल हमने देखा था। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि की बात करें तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को। ध्यान रखिएगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहेंगे। मास्टर ग्रंथि जब आपसे पूछा जाएगा तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य ग्रंथियों के स्राव को भी नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
ग्रोथ ग्लैंड किसे कहते हैं, वृद्धि ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ये भी आंसर यहाँ पे आपका पीयूष ग्रंथि, जो हमने अभी प्रश्न भी देखा था। फिर है लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन है, लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन है, तो ये है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है ये बुढ़ापे की डोर भी इसको बोलते हैं, यानी कि थाइमस ग्रंथि का जब उत्पादन जो है ज़्यादा होता रहता है तो ये जो है इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है युवा है, जवान है, और जब इसका धीरे धीरे स्राव कम होने लगता है तो इसका मतलब है कि जो है बुढ़ा, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन होता है, थाइमस ग्रंथि यहाँ पर होता है। आपातकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। अचानक से आपको टेंशन हो गया, आपका हार्मोन का लोचा हुआ, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, तो ये आपके आपातकालीन परिस्थितियाँ होती है। अचानक से जब कोई चीज़ होती है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए, तो ये जो होते हैं अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। 4S ग्रंथि किसको बोलते हैं, शुगर, साल्ट, सेक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो शुगर, साल्ट, सेक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, 4S ग्लैंड किसे बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड को यहाँ पर बोलते हैं। फिर है लास्ट यहाँ पर आपका जनद ग्रंथि। जनद ग्रंथि सेक्स ग्लैंड्स, जिसको हम इंग्लिश में गोनाड्स कहते हैं, आपको गोनाड भी पूछा जा सकता है। तो गोनाड या सेक्स ग्लैंड्स या जनद ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पुरुषों में बात करें तो वृषण यानी टेस्टिस, और महिलाओं में अगर हम बात करें तो अंडाशय या ओवरी। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं, जनद ग्रंथि के, सेक्स ग्लैंड के। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे होली के बाद, कल और परसों आपकी क्लास ऑफ रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों का सहयोग बना रहेगा। बाकी हमें समय मिलेगा तो हम आपको टेलीग्राम में प्रश्नों को और ऐड कर देंगे, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार स्पेशल के प्रश्न आपके चल रहे थे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अभ्यर्थियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो आने वाला समय है बहुत अच्छा हो। निकट भविष्य में आप जो है अपना जो लक्ष्य है बीपीएससी टीआरई 4.0 या अन्य आपके जो लक्ष्य हैं आप उनको जरूर प्राप्त करें। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं आप लोगों से